है, पैर हैं, जिसकी अपनी आत्मा है। आज की हमारी पूरी बातचीत इसी पर होगी कि कवि ने ये जादू किया कैसे, किन प्रतीकों और कल्पनाओं के सहारे। तो चलिए इस व्यक्तित्व की पहली झलक से ही शुरू करते हैं। कविता की शुरुआती पंक्तियां हैं, भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों से न्यारा। और फिर मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर। ये पंक्तियां पढ़ते ही जहन में एक तस्वीर बनती है। ये सिर्फ भूगोल का बयान नहीं है, ये तो एक तरह से भारत का राज्याभिषेक है उसकी। हाँ भाई, ताजपोशी है। बिल्कुल, ताजपोशी, क्या खूब शब्द इस्तेमाल किया आपने। हाँ, ताजपोशी। क्योंकि मुकुट सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, मुकुट प्रतीक है सम्मान का, संप्रभुता का, शक्ति का। जैसे ही कवि हिमालय को भारत का मुकुट कहते हैं, वो भारत को एक राजा या देवता का दर्जा दे देते हैं। बिल्कुल। उसकी एक गरिमा तय कर देते हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली छवि है जो सीधे हमारे दिमाग पर असर करती है। और ये छवि सिर्फ सम्मान तक ही सीमित नहीं है, इसमें सुरक्षा का भी एक एहसास छिपा है। आप जब हिमालय को एक मुकुट की तरह बता रहे हैं तो मुझे हमारे स्रोत में दी गई वो पहेली याद आ रही है। उसमें पूछा गया है, उत्तर में रखवाली करता खड़ा रहता है सदा ही मौन, भारत का वह रक्षक कौन। हाँ हाँ, हिमालय जवाब। अब जाहिर है हिमालय। तो ये मुकुट सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, ये एक प्रहरी भी है, एक रक्षक भी है। बिल्कुल सही। तो हिमालय के रूप में गौरव और सुरक्षा दोनों मिल गए। और फिर दूसरी पंक्ति देखिए, धोता तेरे चरण समुंदर। ये और भी गहरा प्रतीक है। भारतीय संस्कृति में किसी के चरण धोना या छूना भक्ति और समर्पण का सबसे बड़ा रूप माना जाता है। हम मंदिरों में ईश्वर के चरण धोते हैं, अपने बड़ों के प्रति आदर दिखाने के लिए उनके पैर छूते हैं। जी। तो जब कवि कहते हैं कि विशाल समुद्र भारत के चरण धो रहा है, तो वो प्रकृति की सबसे बड़ी ताकतों में से एक को भारत के सामने मतलब नतमस्तक दिखा रहे हैं। ये इस जमीन को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूजनीय भारत माता बना देता है। तो एक तरफ मुकुट से राजसी गौरव मिला और दूसरी तरफ समुद्र के चरण धोने से एक दैवीय पवित्रता का भाव आ गया। ये तो हुई बाहरी सीमा की बात, एक शानदार ढांचे की। लेकिन किसी भी देश की जान तो उसके अंदर बहने वाली धमनियों में होती है, उसके जीवन स्रोत में होती है। और कविता इस पर भी आती है ना? हाँ, और बहुत खूबसूरती से आती है। अगली पंक्तियां हैं, गंगा यमुना की हैं धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा। अब देखिए, भारत में सैकड़ों नदियां हैं, लेकिन कवि ने सिर्फ इन दो का नाम लिया। क्यों? हम्म। क्योंकि गंगा और यमुना सिर्फ पानी के स्रोत नहीं हैं, ये हमारी सभ्यता और आध्यात्मिकता की जीवन रेखाएं हैं। हजारों साल से शहर, संस्कृतियां, साम्राज्य, दर्शन, सब कुछ इनके किनारे ही पनपा है। और सोचने वाली बात ये भी है कि ये दोनों नदियां प्रयागराज के संगम में मिलती हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रतीक है। तो कवि ने शायद अनजाने में ही सही इन दो नदियों का नाम लेकर एक और गहरी परत जोड़ दी है। ये सिर्फ दो नदियां नहीं, ये भारत की दो आध्यात्मिक धाराओं का मिलन है। क्या खूब बात कही आपने। बिल्कुल, ये संगम का विचार कविता को और भी ज्यादा सार्थक बना देता है। और जब कवि कहते हैं कि इनसे जग सारा पवित्र होता है, तो वो इनके भौतिक महत्व से कहीं ऊपर उठकर इनके आध्यात्मिक प्रभाव की बात कर रहे हैं। ये नदियां शुद्धि और मोक्ष का प्रतीक हैं। तो जहां हिमालय और समुद्र ने एक राजसी शरीर बनाया, वहीं गंगा यमुना ने उस शरीर में एक पवित्र आत्मा डाल दी। इस आध्यात्मिक पवित्रता के बाद कविता जमीनी हकीकत पर आती है, यानी भौतिक समृद्धि पर। अगली पंक्तियां हैं, अन्न फूल फल जल हैं प्यारे, तुझ में रतन जवाहर न्यारे। ये पंक्तियां भारत की भूमि की उर्वरता और संपन्नता को दिखाती हैं। और यहाँ रतन जवाहर वाली बात सिर्फ एक मुहावरा नहीं है। मुझे बहुत दिलचस्प लगा कि हमारे स्रोत के अभ्यास खंड में बाकायदा कुछ रत्नों के नाम भी दिए गए हैं। हाँ, और एक बहुत ही आप कह सकते हैं चालाकी से किया गया काम है। स्रोत में हीरा, मोती, नीलम, पन्ना, मूंगा, माणिक जैसे रत्नों का जिक्र है। इससे होता यह है कि रतन जवाहर की जो काव्यात्मक कल्पना है, वो एक ठोस हकीकत में बदल जाती है। जो बच्चा इस कविता को पढ़ रहा है, उसके लिए सिर्फ एक कही सुनी बात नहीं रह जाती। उसे लगता है कि यह जमीन सचमुच में कीमती चीजों से भरी हुई है। ये अमूर्त कल्पना को मूर्त रूप देने का एक बेहतरीन तरीका है, जो इस कविता के संदेश को और भी मजबूत बनाता है। तो हमने एक राजसी शरीर देखा, जिसे प्रकृति ने संपन्न बनाया है और जिसकी आत्मा पवित्र है। लेकिन किसी भी व्यक्तित्व की असली पहचान तो उसके चरित्र से होती है, उसकी विरासत से होती है। और कविता का अगला हिस्सा इसी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से की बात करता है। राम कृष्ण से अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र हैं नामी। ये दो नाम
राम और कृष्ण, ये भारत के चरित्र को कैसे परिभाषित करते हैं? यहाँ जो सबसे दिलचस्प शब्द है वो है अंतर्यामी। कवि ने महान या प्रसिद्ध जैसे सीधे शब्द इस्तेमाल नहीं किए। अंतर्यामी का मतलब होता है जो सबके मन की बात जानता हो, जिसके पास सिर्फ ताकत नहीं बल्कि गहरा ज्ञान और नैतिक दृष्टि भी हो। अच्छा। और राम और कृष्ण ये भारतीय चेतना के दो अलग अलग लेकिन पूरक स्तंभों की तरह हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, यानी वो व्यक्ति जो नियमों और आदर्शों पर चलकर एक आदर्श समाज की स्थापना करता है। वो स्थिरता और धर्म के प्रतीक हैं। और कृष्ण? कृष्ण दूसरी तरफ हैं। वो लीला पुरुष हैं, एक दार्शनिक हैं, एक रणनीतिकार हैं। वो परिस्थितियों के हिसाब से नियमों की नई व्याख्या करते हैं। वो कर्म और ज्ञान का संदेश देते हैं। तो एक तरफ राम का आदर्शवाद है और दूसरी तरफ कृष्ण का यथार्थवाद। इन दो नामों को एक साथ रखकर कवि असल में भारत के नैतिक और दार्शनिक चरित्र की पूरी व्यापकता को समेट लेते हैं। ये दिखाता है कि ये वो भूमि है जिसने हर तरह की महानता को जन्म दिया है। और फिर अगली ही पंक्ति इस विचार को सिर्फ इन दो तक सीमित नहीं रखती। तेरे सभी पुत्र हैं नामी। तो क्या ये सिर्फ अतीत की तारीफ है या ये भविष्य के लिए एक तरह का वादा भी है? ये तारीफ से कहीं ज्यादा है। ये एक विरासत का ऐलान है, एक निरंतरता का संदेश है। और हमारे स्रोत का अभ्यास इसे और भी साफ कर देता है, जिसमें भारत के प्रसिद्ध पुत्रों और पुत्रियों के नाम लिखने को कहा गया है। यह अभ्यास पढ़ने वाले को, खासकर बच्चों को, यह सोचने पर मजबूर करता है कि राम और कृष्ण से शुरू हुई महानता की ये परंपरा आज भी जिंदा है। मतलब एक तरह का कनेक्शन बना रहा है। हाँ, ये उन्हें बुद्ध, महावीर, अशोक, विवेकानंद, गांधी, कलाम जैसे नामों से जोड़ती है। ये एक संदेश है कि जमीन ने हमेशा महान लोगों को जन्म दिया है और आगे भी देती रहेगी। ये एक तरह से पढ़ने वाले के लिए एक न्योता है कि वो भी इस महान विरासत का हिस्सा बन सकता है। इस पूरी भव्य तस्वीर को बनाने के लिए कवि ने जो औजार इस्तेमाल किया है वो भी अपने आप में कमाल का है। बहुत ही सरल, लगभग बच्चों जैसी संगीतमय भाषा। प्यारा, न्यारा, धारा, सारा, ये तुकांत शब्द इसे बहुत आसानी से याद होने लायक बना देते हैं। और ये सरलता एक सोची समझी रणनीति है। ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि इस कविता की सबसे बड़ी ताकत है। स्रोत में समान ध्वनि वाले शब्दों की जोड़ी बनाने का जो अभ्यास है वो इसी तकनीक के महत्व को बताता है। जब कोई बात संगीत की तरह लयबद्ध होती है तो वो हमारे दिमाग में नहीं सीधे दिल में उतरती है। सही बात है। उसे याद करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो खुद ब खुद जुबान पर आ जाती है। मुझे याद है हम स्कूल में इसे एक धुन में गाते थे और वो धुन आज भी जहन में ताज़ा है। इस सरलता की वजह से ही ये कविता पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रह पाई है। और कविता का अंत सिर्फ इस तारीफ या गुणगान पर नहीं रुकता, वो एक कदम और आगे जाता है। आखिरी पंक्तियां हैं, हम सदैव तेरा गुण गाएं, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाएं। यहाँ आकर कविता का भाव बदल जाता है। ये सिर्फ प्रशंसा से प्रतिज्ञा की ओर एक बदलाव है। बिल्कुल, ये एक कॉल टू एक्शन है, एक तरह का आह्वान। अब तक पाठक या श्रोता एक दर्शक था जो भारत की महानता को देख और सुन रहा था। जी। इन आखिरी पंक्तियों में कवि उसे एक भागीदार बना देते हैं। गुण गाना तो कृतज्ञता और प्रशंसा का भाव है जो हमने अब तक महसूस किया, लेकिन सुयश बढ़ाना एक जिम्मेदारी है, एक कर्तव्य है, एक प्रतिज्ञा है। जी, ये एक एक्टिव रोल है। हाँ, कवि कह रहे हैं कि अगर तुम इस महान देश का हिस्सा हो तो सिर्फ इसकी तारीफ करना काफी नहीं है। तुम्हारा ये फर्ज है कि तुम अपने कामों से, अपने चरित्र से इसका मान सम्मान और यश बढ़ाओ। ये कविता को एक व्यक्तिगत और सामूहिक संकल्प में बदल देता है। तो आज के इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो हमने देखा कि कैसे सोहनलाल द्विवेदी जी ने कुछ गिने चुने प्रतीकों को चुनकर हिमालय का मुकुट, समुद्र का चरण धोना, गंगा यमुना की पवित्र धारा और राम कृष्ण जैसे अंतर्यामी पुत्र, उन्होंने भारत की एक ऐसी छवि गढ़ी जो एक ही समय में राजसी भी है, समृद्ध भी है, पवित्र भी है और नैतिक रूप से महान भी है। तो आखिर में ये सब क्या मायने रखता है? ये मायने रखता है कि राष्ट्रीय पहचान कोई आसमान से टपकी हुई या पहले से तयशुदा चीज नहीं होती। उसे रचा जाता है, उसे गढ़ा जाता है ऐसी ही कहानियों, प्रतीकों, कविताओं और साझा भावनाओं के जरिए। ये कविता इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि भाषा में कितनी ताकत होती है। कैसे सरल से सरल शब्द मिलकर एक ऐसा शक्तिशाली विचार बना सकते हैं जो पीढ़ियों तक लोगों के मन में बसा रहता है और उन्हें एक दूसरे से जोड़ता है। ये तो सच है। और इस चर्चा के अंत में मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। इस कविता में जैसा कि हमने देखा, भारत की एक आदर्श,
लगभग देवतुल्य छवि पेश की गई है। एक ऐसी भूमि जो हर तरह से संपूर्ण है। अब सोचने वाली बात यह है कि किसी देश की असलियत, जहां हर तरह की सामाजिक आर्थिक चुनौतियां होती हैं,